नमस्ते, मैं रुक्मिणी शर्मा ज्ञान वैविध्य चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में हिंदी व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ और मैं आज यहाँ आपको कक्षा 10 के क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 10 का हिंदी का जो व्याकरण का टॉपिक है उसे मैं आपके सामने क्लियर करना चाह रही हूँ या देना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम क्रिया की बात करते हैं, उससे पहले मैं कुछ सामान्य जानकारी है वो आपको देना चाहूंगी। व्याकरण हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप सबको ये छोटी छोटी बातें हैं वो पता होनी चाहिए कि व्याकरण कहते किसे हैं। व्याकरण का सामान्य अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना, अर्थात टुकड़े टुकड़े करके खंड खंड करके संपूर्ण ज्ञान है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करना। व्याकरण एक ऐसा विषय है जो हमें किसी भी भाषा का सम्यक ज्ञान करवाता है, शब्दों का सृजन करना सिखाता है, भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना ये हमें व्याकरण के द्वारा ही पता चलता है। व्याकरण के अंतर्गत आता है कि सबसे पहला था भाषा। अब हिंदी है वो एक भाषा है और भाषा किसे कहते हैं? भाषा का एक सामान्य सा अर्थ होता है विचार विनिमय। अगर हम संक्षेप में भाषा का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है विचार विनिमय। विचार विनिमय अर्थात विचारों का आदान प्रदान करना। वैसे इसकी परिभाषा देखी जाए कि भाषा कहते किसे हैं तो विस्तृत रूप से अगर देखा जाए तो भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार, अपने मन के भावों को लिखकर, बोलकर या संकेतों के द्वारा प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब व्यक्ति है उसके मन में विचार उठते हैं तो उसे व्यक्त करने के लिए उसे एक माध्यम चाहिए, वही माध्यम है वो भाषा कहलाता है। भाषा की बात तो भाषा विचार प्रस्तुत करते हैं तो व्यक्ति दो माध्यमों से करता है, या तो लिखकर या बोलकर। इसलिए भाषा के दो भेद माने गए हैं, पहला है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह होती है जिसमें व्यक्ति लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट करता है और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में लिखकर प्रकट करता है, दूसरा उसे पढ़कर समझता है, और मौखिक भाषा में सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एक अन्य भाषा भी मानी गई है सांकेतिक भाषा, लेकिन उसका अधिक प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वो मूक और बधिरों के लिए होती है। उसमें संकेतों के माध्यम से है वो भाषा का ज्ञान है वो करवाया जाता है। और भाषा के बाद में आती है, कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर है वो किसी भी तरह की क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, तो इसलिए हमें इसका शुरू से कड़ी जोड़ते हुए छोटा सा छोटा ज्ञान है वो होना चाहिए। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है या लिपि किसे कहते हैं, तो हिंदी भाषा है, लिपि कहते किसे हैं कि भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा किस ढंग से लिखी गई है वो उस भाषा की लिपि कहलाती है। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ऐसा भी गत वर्षों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये जानकारी सभी को होनी चाहिए कि हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अब इसके बाद में आता है कि लिपि की विशेषताएं क्या है। अपनी देवनागरी लिपि इसकी क्या विशेषताएं हैं? यह अपने बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, इसका अपना व्याकरण है, इसका अपना शब्द भंडार है, ये इस और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसका एक विस्तृत शब्द भंडार मौजूद है। अब इसके बाद में आता है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्रिया। व्याकरण में कड़ी से कड़ी है वो जुड़ी हुई होती है। इससे पहले वैसे संज्ञा आती है, सर्वनाम आते हैं, विशेषण और सब, लेकिन हमारे कक्षा 10 का प्रथम जो टॉपिक है वो क्रिया है। क्रिया का सामान्य अर्थ क्या होता है? इसका सामान्य अर्थ होता है कार्य। सामान्य अर्थ होता है कार्य। अगर इसको विस्तृत परिभाषा इसे देखी जाए तो जिस शब्द से किसी कार्य का
करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए या किसी कार्य का करने या होने का बोध होता हो, विदित होता हो, उसे क्रिया कहते हैं। ये इसके समान जैसे चलना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, खाना, पीना, जो भी कार्य हम करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब इसके प्रकार की बात की जाती है, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार है वो दो आधार पर किए जाते हैं। पहला आधार है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। क्रिया के प्रकार है वो दो आधारों पर देखे जाते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। पहला होता है इसमें अकर्मक क्रिया। दूसरा है इसका सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ए यहाँ क्या है? ए यहाँ उपसर्ग है, उपसर्ग। और ए जो उपसर्ग है वो अभाव का बोध कराता है, हीनता का बोध कराता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अकर्मक अर्थात जिसमें कर्म का अभाव हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें कर्म का अभाव हो अर्थात जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है, जिसमें कर्म का अभाव होता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और इसके व्यापार का फल है वो सीधा किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, क्योंकि कर्म होता ही नहीं है। तो सीधा सीधा प्रभाव है वो किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। अर्थात क्रिया है वो किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार होती है। जैसे बच्चा सोता है, मोहन खाता है। यहाँ कर्म का अभाव है। सोने का कार्य है वो कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। खाने का कार्य है वो कौन कर रहा है? मोहन करता है। अर्थात सीधा सीधा जो क्रिया है उसका संबंध किससे है? कर्ता से है। तो यहाँ कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। दूसरी अपनी आती है सकर्मक क्रिया। से जो उपसर्ग है वो किसका बोध करवाता है? साथ का बोध करवाता है। से यानी साथ। तो जैसा कि नाम से ही विदित होता है, नाम से ही पता चलता है कि जिस क्रिया के साथ उसका कर्म जुड़ा हुआ हो, से यानी साथ, यानी कि जिस क्रिया के साथ उसका कर्म जुड़ा होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, कोहली क्रिकेट खेलता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना यहाँ क्या है? क्रिया है। मोहन यहाँ क्या है? करता है। और
जो क्रिया है वो किसके अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार, अर्थात इसमें कर्म जुड़ा है। पुस्तक है वो यहाँ क्या है, कर्म है। तो ये क्रिया कौन सी हुई, सकर्मक क्रिया होती है। कोहली क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट यहाँ क्या है, कर्म है, कोहली करता है, और खेलना यहाँ क्रिया है। अर्थात इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता है, कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्रिया है वो कौन सी है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब एक बात और आती है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान है वो आसान तरीके से कैसे हो, तो इसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का आसान तरीका कि वाक्य के साथ क्या वह किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है, क्या वह किसको लगाकर प्रश्न किया जाए, और यदि उत्तर मिल जाए तो क्रिया होती है सकर्मक। उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे वाक्य देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। नेहा पुस्तक पढ़ती है, रमेश फुटबॉल खेलता है। क्या लगा के या किसको लगा के प्रश्न करते हैं कि नेहा पुस्तक पढ़ती है। नेहा क्या पढ़ती है, नेहा पुस्तक पढ़ती है, उत्तर मिलता है पुस्तक। तो ये क्रिया कौन सी हुई, अपनी सकर्मक क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया। रमेश क्या खेलता है, तो रमेश फुटबॉल खेलता है, क्या का उत्तर मिला, फुटबॉल खेलता है, तो क्रिया कौन सी हुई, सकर्मक क्रिया हुई। ये आसान तरीका है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जाए। अगर प्रश्न बनता है और उसका उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। अगर प्रश्न बनता ही नहीं है, उत्तर नहीं आता है, तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे कहा जाए कि बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, बच्चा क्या रहा है, प्रश्न ही नहीं बन रहा, अटपटा सा लगता है, प्रश्न ही नहीं बन रहा, तो ये क्रिया कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। और हाँ, एक जो अपनी शारीरिक क्रियाएं होती है, सोना है, उठना, बैठना, छींकना, शर्माना, उछलना, कूदना, दौड़ना, ये सब अकर्मक क्रियाएं होती है। वो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, वो सकर्मक क्रिया होती है। ये तो हमारे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हुए। और सकर्मक क्रिया है उसके भी दो उपभेद है वो माने जाते हैं, सकर्मक क्रिया के उपभेद। सकर्मक क्रिया के उपभेद, पहली आती है इसमें एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। दूसरी आती है इसमें द्विकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, एक कर्मक मतलब कि जिसमें एक ही कर्म हो, एक कर्म की प्रधानता होती है, वहां एक कर्मक क्रिया होती है। द्वि यानी होता है दो, अर्थात जिस वाक्य में, जिस क्रिया में दो कर्म की प्रधानता है, दो कर्म पाए जाते हैं, वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देख लेते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं एक कर्मक क्रिया। जैसे कि रमेश गाना गाता है, रमेश गाना गाता है, रमेश क्या गाता है, गाना गाता है, अर्थात एक ही कर्म है इसमें, तो ये कौन सी क्रिया हुई, एक कर्मक क्रिया हुई। द्विकर्मक का उदाहरण देखते हैं। राम ने सुग्रीव को माला दी, तो राम ने क्या दी, उत्तर मिलता है माला। किसको दी, सुग्रीव को,
अर्थात सुग्रीव और जो माला है वो इस वाक्य में दो कर्म है, तो इसलिए ये क्रिया कौन सी है, द्विकर्म क्रिया कहलाती है। अर्थात जिस वाक्य में दो कर्म की प्रधानता हो, दो कर्म पाए जाते हैं, वहाँ द्विकर्म क्रिया होती है। राम ने सुग्रीव को माला दी, पंकज ने स्नेह को रुपए दिए, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, तो इस तरह से राम ने सीता को पुष्प दिए। तो जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं वहाँ द्विकर्म क्रिया होती है। ये सकर्म क्रिया के भेद थे। ये तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हुए। अब हम आगे पढ़ते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरा अपना पॉइंट है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहली है इसमें संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। दूसरी है नाम धातु क्रिया। तीसरी है अपनी पूर्वकालिक क्रिया। चौथी है प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवी है अपनी सहायक क्रिया। छठी है अपूर्ण क्रिया। सातवीं है अपूर्ण क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, सहायक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया और अंतिम है अपनी आठवीं अज्ञार्थक क्रिया। अज्ञार्थक क्रिया। ये अपने रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद है वो किए जाते हैं। अब हम एक एक करके इन सारे भेदों का अध्ययन है वो करते हैं। संयुक्त क्रिया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ या मेल किया हुआ। तो नाम से ही विदित होता है, बोध होता है कि जिस क्रिया में या जिस वाक्य में या जिस क्रिया में, जिस क्रिया का निर्माण दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का निर्माण या जिस क्रिया में दो या दो से अधिक धातुओं का मेल पाया जाता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अब यहाँ एक शब्द आया है धातुओं। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि धातु क्या होता है। तो ये बात पहले हमें पता होनी चाहिए कि धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण वो किससे होता है? मूल धातु से। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मूल शब्द है पढ़, इसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो बनता है पढ़ना। लिख, लिखना, चल, चलना, हंस, हंसना। तो ये सब मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाने से धातु का निर्माण है वो होता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए मोहन खेल रहा है, मोहन यहाँ करता है खेलना, रहना और होना। तीन क्रियाओं का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तीन क्रियाओं के मेल से वाक्य है वो पूर्ण हो रहा है। तो यहाँ क्रिया कौन सी? खेलना, रहना और होना।
तीन धातुओं का प्रयोग करके है वो क्रिया का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना और रहना, पढ़ना और रहना दो मूल धातु के योग से ये क्रिया बनी है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। दूसरी आती है अपनी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक जैसा कि नाम से ही विदित होता है, पूर्व मतलब पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले, नाम से ही पता चलता है। पूर्वकालिक और काल क्या नहीं होता है? समय। काल किसका है? समय का बोध करवाता है। तो पूर्वकालिक जैसा नाम से ही विदित होता है कि जहां कर्ता एक कार्य को पूर्ण करके तुरंत दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाए या दूसरे कार्य में लग जाए, दूसरे कार्य में लग जाए, तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पूर्व मतलब पहले, जैसा नाम से ही पता चलता है कि जहां कर्ता एक कार्य को पूर्ण करने के बाद तुरंत दूसरे कार्य में लग जाए, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, चिड़िया उड़कर डाल पर बैठ गई। छात्र मंदिर जाकर विद्यालय जाता है। मैं लिख कर पढ़ती हूँ। इन उदाहरणों से समझते हैं। चिड़िया उड़कर डाल पर बैठ गई, तो चिड़िया ने पहला कार्य वो कौन सा किया? उड़ने का। और फिर दूसरा कार्य कौन सा किया? बैठने का। अर्थात जहां कर्ता एक कार्य को करने के बाद तुरंत दूसरे कार्य में लग जाए, तो पहले वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब अगर ये वाक्य आपको दे दिया जाए कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, वो छांट कर लिखिए, तो कहीं कंफ्यूज न हो जाए कि आपने लिख दी बैठना। बैठना भी तो क्रिया है, गई ये भी तो क्रिया है, जा रही है तो जाना भी क्रिया है। तो ये दोनों पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। पहली क्रिया कौन सी हो रही है? पूर्व यानी पहले। जो क्रिया पहले की जा रही है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। चिड़िया ने पहला कार्य कौन सा किया? उड़ने का, तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। छात्र मंदिर जाकर विद्यालय जाता है। पहले मंदिर जाता है, उसके बाद में विद्यालय जाता है। दोनों जगह जाने का कार्य कर रहा है, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया है वो कौन सी है? पहले मंदिर जाना। मंदिर जाना है वो पूर्वकालिक क्रिया है, उसके बाद में विद्यालय जाता है। मैं लिखकर पहले लिखती हूँ फिर पढ़ती हूँ, तो पहले जो लिखना है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बच्चा रोते रोते सो गया। बच्चा है पहले रोने का कार्य कर रहा था, फिर सोने का कार्य कर रहा, तो रोना जो है वो इसका पूर्वकालिक क्रिया है वो कहलाता है। अगली है अपनी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जैसा इसमें भी नाम से ही पता चलता है, प्रेरणा मतलब मोटिवेट करना, किसी को प्रेरणा देना। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जहां कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जहाँ कर्ता यानी कार्य करने वाला है वो स्वयं कार्य नहीं करता है, स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, तो वहाँ प्रेरणार्थ क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है। मालिक ने नौकर से सफाई करवाई। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, मालिक ने नौकर से सफाई करवाई। रमेश ने सुरेश से पत्र लिखवाया। अर्थात इन वाक्यों में देखिए कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, यानी कि अध्यापक ने स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ी है बल्कि किससे पढ़वा रहे हैं, छात्र से पढ़वाने का कार्य कर रहे हैं। तो छात्र को प्रेरणा देकर पुस्तक पढ़वाई जा रही है। मालिक ने नौकर से सफाई करवाई है, रमेश ने सुरेश से पत्र लिखवाया है। तो इन सब में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अर्थात जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी अन्य से कार्य करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगली अपनी सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया, सहजातीय नाम से ही पता चलता है, सह यानी साथ और एक ही जाति जाति है। अर्थात जहाँ जिस क्रिया में कर्म व क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं, उसे सहजातीय क्रिया कहते हैं। उसे सहजातीय क्रिया कहते हैं। कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं। जैसे अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। मैंने खाना खाया। तो उदाहरण में देखते हैं, अशोक ने क्या लड़ी, लड़ाइयां। तो यहाँ लड़ाइयां क्या है, कर्म, और लड़ना क्या है, क्रिया। यानी कि क्रिया और कर्म है वो एक ही धातु से बने हुए हैं। ऐसे ही मैंने खाना खाया, खा खा धातु से बने, खाना खाया, खा खा धातु से। अर्थात कर्म और क्रिया है वो एक ही धातु से निर्मित है, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया है, सहजातीय क्रिया है। ये हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले जो भेद बचे हैं वो हम आगे की कक्षा में कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।